वेलकम टू बीपीएस मेकर। दोस्तों आज है 17 फरवरी 2022 और आज के इस वीडियो में 16-17 फरवरी 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो आपके बिहार में आयोजित होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चलते हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। जो प्रश्न मैंने आपको पिछले वीडियो में पूछा था, तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में बिहार का कौन सा जिला इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में बचत खाता अर्थात सेविंग अकाउंट खोलने में शीर्ष स्थान पर रहा है। इसकी डिटेल जानकारी मैंने आपको दिया था और आपको बताया था इसका राइट आंसर होगा बिहार का दरभंगा जिला। इस मामले में कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में सेविंग अकाउंट खोलने के मामले में अभी जो हाल ही का रिपोर्ट आया है, इस रिपोर्ट के आधार पर बिहार का दरभंगा जिला शीर्ष स्थान पर रहा है। और दरभंगा से रिलेटेड कई सारे फैक्ट एग्जाम के दृष्टिकोण से जो बने हैं वो तमाम चीज़ों की जानकारी यहाँ पर मैं आपको टाइम टू टाइम देते रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जिस एग्जाम में खास करके करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, आप यहाँ पर इस बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को देख सकते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसमें बहुत मेहनत लगी है, तकरीबन 1000 से अधिक प्रश्न यहाँ पर है और सभी प्रश्नों का समग्र विश्लेषण किया गया है। अगर आप पूरे पीडीएफ को पढ़ लेते हैं तो आपको दोबारा कहीं से भी बिहार करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो इस पीडीएफ को आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिए। चलते यहाँ पर हम आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले बता दूं कि जनवरी 2022 का बिहार करंट अफेयर्स का एक वीडियो वन लाइनर फॉर्मेट में चैनल पर अपलोड हुआ है। आप जाकर इस वीडियो को चैनल पर विजिट करके वहां पर देख सकते हैं। अगला होगा यहाँ पर हमारा आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दलहन उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। आंकड़े वाले जो भी प्रश्न होते हैं खास करके बीपीएससी जैसे एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। स्टेट पीसीएस एग्जाम में इस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो हाल ही में जो रिपोर्ट आया, इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दलहन उत्पादन में जो वृद्धि हुई है प्रतिशतता के आधार पर हम देखें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 12% इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आपको बता दूं कि हाल ही में बिहार में या कहते हैं बिहार दलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और राज्य में दलहन फसलों की पैदावार एक वर्ष में करीब 45,000 टन बढ़ी है। अर्थात बिहार में दाल के उत्पादन में करीब 12% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 12% यहाँ पर कह सकते हैं इसमें वृद्धि दर्ज हुई है। और जबकि हमने अगले पॉइंट में लिखा कि भारत में वैश्विक उत्पादन का 25% दलहन का उत्पादन होता है। पूरे विश्व में जितना भी दलहन का उत्पादन होता है उनमें से 25% केवल भारत में होता है। तो ये भी आंकड़े ध्यान रखेगा, ये नवीनतम सारा आंकड़ा है जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। चलते हैं अगले दूसरे प्रश्न पे। ये दूसरा प्रश्न काफी चर्चे में रहा है। हाल ही में ईशान किशन के बाद वैशाली जिला के कौन से खिलाड़ी को आईपीएल ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने 20 लाख में खरीदा है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुनय सिंह इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको ध्यान रखना कि अनुनय सिंह को अभी हाल ही में राजस्थान रॉयल ने 20 लाख के बेस्ट प्राइस पर खरीदा है। डिटेल जानकारी यहाँ पर आप साइड में देख सकते हैं। आपको बता दूं कि वैशाली के अनुनय सिंह पहली बार आईपीएल 2022 में खेलते नजर आएंगे। आपको ये ध्यान रखना, इनका नाम है अनुनय सिंह, जिनको यहाँ पर आप इस इमेज में देख सकते हैं और ये बिहार के वैशाली जिले के रहने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने ये लिखा कि अनुनय सिंह को राजस्थान रॉयल्स ने 20 लाख रुपए के बेस प्राइस में खरीदा है। और साथ ही ये भी ध्यान रखें 2018-19 में विजय हजारे ट्रॉफी से उन्होंने लिस्ट ए क्रिकेट में डेब्यू किया था और इसके अलावा टी20 क्रिकेट में साल 2021 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने अपना पहला मैच खेला था। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में ईशान किशन की चर्चा किया गया है। आपको बता दूं कि हाल ही में मुंबई इंडियंस ने आईपीएल के 15वें सीजन के लिए नवादा जिले के ईशान किशन को 15.25 करोड़ में खरीदा है। आपको ये ध्यान रखना, वर्ष 2022 में जो आईपीएल का संस्करण आयोजित होने वाला है ये 15वां संस्करण होगा। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना, मुंबई इंडियंस ने ईशान किशन को जो कह सकते हैं विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, तो इन्हें मतलब कह सकते हैं 15.25 करोड़ रुपये में खरीदा गया है। और आईपीएल के इतिहास में विकेट कीपर बल्लेबाज की मतलब कैटेगरी में अगर हम देखें तो अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं ईशान किशन। आपको ध्यान रखना, ये विकेट कीपर बल्लेबाज की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसे मतलब कह सकते हैं कैटेगरी में ये पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि इतने अधिक रुपये में खरीदे गए हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना और साथ साथ ये भी प्रश्न याद रखिए कि इनका जो पैतृक जिला है या फिर पैतृक ग्राम कह सकते हैं ये नवादा जिला के अंतर्गत है। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और आईपीएल के बारे में बहुत सारी बार मैं आपको यहाँ पर ऑलरेडी बता चुका हूँ। चलते यहाँ पर अगले तीसरे प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में जारी की गई स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार 15 से 17 वर्ष के किशोरों का टीका देने के मामले में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है। और ये जो आंकड़े हैं ये फरवरी 2022 के आंकड़े हैं, ये ध्यान रखिएगा। इस मामले में अगर हम बात करें कौन सा जिला बिहार में पहले स्थान पर रहा है, तो राइट आंसर होगा बिहार का जमुई जिला। आपको बता दूं कि हाल ही में जारी की गई स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार
15 से 27 वर्ष के किशोरों या फिर कह सकते हैं किशोर या किशोरियों का टीका देने के मामले में बिहार का जमुई जिला प्रथम स्थान पर रहा है। ये आप यहां से ध्यान रखिएगा। अब यहां पर अगर हम इस सूची की बात करें तो इस सूची में दूसरे स्थान पर बक्सर, तीसरे स्थान पर शिवहर तथा चौथे स्थान पर मुजफ्फरपुर है। अगले पॉइंट में हमने ये लिखा है कि 3 फरवरी, ये 3 फरवरी नहीं बल्कि 3 जनवरी 2022 से किशोरों के टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई थी, यानी कि बिहार की यहाँ पर बात किया गया है। बिहार में 3 फरवरी 2022 से किशोरों का टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। अब यहाँ पर देखिए बात आई है बिहार के जमुई जिला की। जमुई जिला के बारे में मैंने आपको बताया कि बिहार में एक पक्षी महोत्सव मनाया जाता है करलव नाम से। आपको ध्यान रखना, करलव पक्षी महोत्सव का जो पहला संस्करण 2020 में आयोजित हुआ था, ये जमुई में आयोजित किया गया था, जमुई के नागिन नट्टी में। और दूसरा जो संस्करण है ये बिहार के भागलपुर जिले के कदवा में आयोजित किया जाएगा। ये प्रस्तावित है, जो कि 2022 में ये आयोजित होना है। जब ये आयोजित होगा इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। अभी तक जो आंकड़े मेरे पास हैं इसके आधार पर मुझे जानकारी है कि अभी तक ये आयोजित नहीं हुआ है। जब भी खबरों में रहेगा तो उसकी जानकारी आपको दिया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल ये याद रखिए कि जमुई के नागिन नट्टी में 2020 में पहला ये कह सकते हैं पक्षी महोत्सव करलव का आयोजन किया गया था। चलते हैं अगले चौथे प्रश्न पे। हमारा चौथा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में माता सीता की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाए जाने का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात सीतामढ़ी। आपको बता दूं इस प्रश्न के बारे में डिटेल में कि अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण के साथ ही बिहार में मंदिर कोऑर्डिनेटर के अनुसार माता 251 मीटर की प्रतिमा सीतामढ़ी में स्थापित किया जाएगा। बिहार के सीतामढ़ी जिले में ये स्थापित किया जाएगा। और आपको ये ध्यान रखना, जो कि विश्व की सबसे ऊंची होगी, जो कि विश्व में ये सीतामढ़ी सबसे ऊंची मतलब कह सकते हैं मंदिर होगी या फिर कह सकते हैं प्रतिमा होगी, 251 मीटर की प्रतिमा। इसी से रिलेटेड अगला पॉइंट है कि हाल ही में खबरों में रहा सीतामढ़ी स्थित पुनौरा धाम में माता सीता का जन्म हुआ था। आपको ध्यान रखना, साहित्यिक ग्रंथों के आधार पर हम माने तो ये आपको ध्यान रखना, पुनौरा धाम में ही माता सीता का जन्म हुआ था और ये बिहार के खगड़िया जिले में स्थित है। अगला होगा हमारा यहाँ पर पांचवा प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में बिहार में 4 इथेनॉल कंपनियों ने कितने करोड़ का निवेश किया है? ये अभी हाल ही का न्यूज है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 450 करोड़ रुपए का निवेश किया है। आपको बता दूं कि हाल ही में बिहार में अकेले 4 इथेनॉल कंपनियों ने 450 करोड़ रुपए का निवेश किया है। अब यहाँ पर इनसे रिलेटेड और भी कई सारे पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो दोनों को यहाँ पर हमने ऐड किया है। तो इसके तहत सबसे अधिक 180 करोड़ रुपए का निवेश, यानी कि 450 करोड़ में से 180 करोड़ रुपए का जो निवेश किया गया है ये बिहार के भोजपुर जिले में हुआ है। तो अब तक का यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना, सबसे अधिक जो निवेश हुआ है ये कह सकते हैं भोजपुर जिला में हुआ है। और एथेनॉल की बात आई है तो एथेनॉल से रिलेटेड एक प्रश्न याद रखिए कि एथेनॉल नीति को लागू करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला होगा छठा प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में बिहार की महत्वाकांक्षी तृतीय कृषि रोड मैप को कब तक के लिए विस्तार किया गया है? इस प्रश्न को भी आप इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 2023 तक के लिए इसे विस्तार किया गया है। एक वर्ष के लिए यहाँ पर विस्तार करके इसे 2023 किया गया है। डिटेल जानकारी हमने यहाँ पर लिखा है कि तृतीय कृषि रोड मैप 2018 से 22 को एक वर्ष तक के लिए विस्तार किया गया है। अब यह मार्च 2023 तक प्रभावी रहेगा। आपको बता दूं कि बिहार के कृषि मंत्री जो वर्तमान में है अमरेंद्र प्रताप सिंह ने इसकी स्वीकृति दी है। और साथ साथ आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना, कोरोना महामारी तथा लॉकडाउन के कारण कार्य योजना बहुत बाधित हुई थी, जिस कारण से एक वर्ष का विस्तार देने का अभी हाल ही में यह निर्णय लिया गया। आपको इससे रिलेटेड एक पॉइंट ये बता दूं कि वर्ष 2018 नहीं बल्कि 2008 में पहले कृषि रोड मैप तथा 2012 में दूसरे तथा 2017 में तीसरा कृषि रोड मैप की शुरुआत की गई थी, जो कि ये तीसरे वाले का कह सकते हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये विस्तार किया गया, इसकी अवधि को बढ़ाकर के 2022 से 2023 किया गया है और ये मार्च 2023 तक प्रभावी रहेगा। तो इतनी सारी डिटेल जानकारी यहाँ से याद रखिए, आपके प्री और मेंस जैसे एग्जाम में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तमाम चीज़ों को, ये जो विश्लेषण यहाँ पे आप देख रहे हैं सभी को अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखें, जिन लोगों के पास मतलब समय का अभाव है, नोट नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसे में बीपीएससी मेकर ऐप पर ये तमाम सुविधाएं उपलब्ध है। वहाँ पर आप इसका जो नोट्स है वो डेली बेसिस पे प्राप्त कर सकते हैं। हमारे और भी कई सारे मटेरियल है जो कि आप भरपूर लाभ उठा सकते हैं। बीपीएससी मेकर ऐप खास करके बिहार में आयोजित होने वाली परीक्षाओं पर केंद्रित है, तो आप लोग इसको एक बार जरूर डाउनलोड कीजिए, ये आपको बहुत अच्छा फील देने वाला है। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 7वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कृषि उपकरणों के लिए दिए जाने वाला अनुदान अब ई-रूपी के माध्यम से मिलेगा या फिर दिया जाएगा? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात मध्य प्रदेश।
आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कृषि उपकरणों के लिए दिया जाने वाला अनुदान अब ई रूपी के माध्यम से मिलेगा और इसकी स्वीकृति होने के बाद किसान के नाम पर ई रूपी वाउचर जारी होगा और इसे दिखाकर वह एकीकृत उपकरण विक्रेता से अपनी पसंद के उपकरण मतलब खरीद सकते हैं या फिर ले सकते हैं और इस व्यवस्था को अप्रैल 2022 से लागू करने की तैयारी है। ये तमाम चीज़ें यहाँ से ध्यान रखें और साथ साथ लता मंगेशकर के रिलेटेड से यहाँ जो फैक्ट बने हैं मध्य प्रदेश से संबंधित वो भी आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में लता मंगेशकर जी के नाम पर एक संगीत अकादमी एक संगीत संग्रहालय खोले जाने की योजना तैयार की है। कई सारे फैक्ट और भी है जो कि आपको यहाँ से ध्यान रखना है मध्य प्रदेश से। अगर हम बात करें सर्वाधिक नेशनल पार्क की तो भारत में सर्वाधिक नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में ही है। अगला होगा हमारा यहाँ पर 8वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के प्रधान न्यायाधीश चौलेंद्र शमशेर जेवी राणा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पारित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये बहुत ज़्यादा अभी खबरों में है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए अर्थात नेपाल। आपको ये ध्यान रखना कि हाल ही में नेपाल के सत्तारूढ़ गठबंधन के सांसदों ने भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर के देश के प्रधान न्यायाधीश चौलेंद्र शमशेर जेवी राणा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव सौंपा, जिसके बाद उन्हें निलंबित भी कर दिया गया है। और आपको ये ध्यान रखना इस प्रस्ताव में उनके खिलाफ कुल 21 आरोप लगाए गए थे। और यहाँ पर हमने नेक्स्ट पॉइंट में इनके बारे में लिखा कि 2 जनवरी 2019 को वे नेपाल के प्रधान न्यायाधीश बने थे। अब यहाँ पर जो इनकी कर सकते हैं निलंबन का जो कार्यवाही जो इन्हें निलंबित किया गया है, अब इनके स्थान पर नए मतलब कर सकते हैं न्यायाधीश कौन नियुक्त हुए हैं, उसकी जानकारी यहाँ पर हमने दिया है कि इसके बाद अब वरिष्ठ न्यायाधीश दीप कुमार कार्की को सुप्रीम कोर्ट का कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीश अभी हाल ही में दीप कुमार कार्की को नियुक्त किया गया है। चलते अगले 9वें प्रश्न पे। हमारा 9वां प्रश्न है कि हाल ही में जर्मनी के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा फ्रैंक वाल्टर। आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और यहाँ पर हमने उसकी चर्चा की 66 वर्षीय फ्रैंक वाल्टर सोशल डेमोक्रेट हैं जो कि जर्मनी के पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल के मंत्रिमंडल में 2 बार विदेश मंत्री भी रहे हैं। आपको ये ध्यान रखना अगले 5 वर्षों के लिए, इससे पहले भी फ्रैंक वाल्टर यहाँ के मतलब कर सकते हैं राष्ट्रपति थे, अगले 5 वर्षों के लिए पुनः यहाँ पर कर सकते हैं जर्मनी का नया राष्ट्रपति इन्हें चुना गया है। तो फ्रैंक वाल्टर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप इनको यहाँ पर इस इमेज में भी देख सकते हैं। और अगर हम बात करें जर्मनी की तो आपको ध्यान रखना वर्तमान में 8 सितंबर 2021 से जर्मनी के जो चांसलर ये हैं ओलाफ स्कोल्ज। चलते हैं अगले 10वें प्रश्न पे। ये 10वां प्रश्न है कि हाल ही में इसरो द्वारा धरती पर नजर रखने वाले उपग्रह EOS-04 को किस यान द्वारा कक्षा में भेजा गया है। इस यान का नाम है PSLV-C52 अर्थात ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में इसरो के 2022 के पहले प्रक्षेपण यान को लॉन्च करने की तैयारी शुरू की जा चुकी है। इस अभियान के तहत PSLV-C52 के जरिए धरती पर नजर रखने वाले उपग्रह EOS-04 को कक्षा में भेजा गया और यह ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 14 फरवरी 2022 को लॉन्च किया गया। ये आपको ध्यान रखना आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 14 फरवरी 2022 को इस उपग्रह को कह सकते हैं लॉन्च किया गया है। और यहाँ पर हमने अगले पॉइंट में लिखा है कि EOS-04 एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। इसे कृषि, वानिकी और मौसम आदि की तस्वीरें प्रदान करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। और आपको ये ध्यान रखना इसे जो अंतरिक्ष में भेजा गया है ये PSLV-C52 रॉकेट के माध्यम से भेजा गया है। अगला होगा 11वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस बैंक द्वारा जीवा कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात नाबार्ड के द्वारा कह सकते हैं ये कृषि कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है। आपको बता दूं कि हाल ही में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अर्थात नाबार्ड ने कृषि पारिस्थितिकी आधारित कार्यक्रम जीवा शुरू किया है। जानकारी यहाँ पर आगे लिखा गया है, इसका उद्देश्य है क्या वो भी यहाँ पे लिखा गया है। चलते हैं अगले 12वें प्रश्न पे। हमारा 12वां प्रश्न है कि हाल ही में एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी कृषि नेटवर्क के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात पंकज त्रिपाठी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में डिटेल में बता दूं क्योंकि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि हाल ही में एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी कृषि नेटवर्क ने फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पंकज त्रिपाठी को आप यहाँ पर इस इमेज में भी देख सकते हैं। पंकज त्रिपाठी अगर हम बात करें तो ये बिहार के गोपालगंज जिले के रहने वाले हैं। हमने यहाँ पे आगे लिखा कि ताकि इसके तहत किसानों तक पहुंच बनाई जा सके। इससे मतलब कार्यक्रम का जो उद्देश्य है या फिर जो अभी हाल में ब्रांड एम्बेसडर बने हैं पंकज त्रिपाठी, ये किस उद्देश्य के साथ इन्हें बनाया गया है। आपको ये ध्यान रखना किसानों तक पहुंच को विकसित करने के लिए ही मतलब कर सकते हैं अभी हाल ही में एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी कृषि नेटवर्क का ब्रांड एम्बेसडर इन्हें बनाया गया है। अब यहाँ पे देखिए हमने ऑप्शन नंबर ए में मनोज तिवारी लिखा है। मनोज तिवारी के बारे में एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट अभी हाल ही में बना है, ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में मनोज तिवारी को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर की बात यह है तो वर्ष 2020 में पंकज त्रिपाठी को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, लेकिन वर्तमान समय में बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी है जिन्हें कि अभी हाल ही में बनाया गया है।
अगले पॉइंट में हमने अक्षय कुमार सर के बारे में कुछ पॉइंट लिखा कि हाल ही में अक्षय कुमार उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बने और साथ साथ मीराबाई चानू एडिडास के स्टे इन प्ले अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। तो ये ध्यान रखिएगा, एडिडास के एक अभियान है जो कि इसका नाम है स्टे इन प्ले, तो इसी अभियान के तहत इन्हें मीराबाई चानू को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया एडिडास का। अगला होगा हमारा 13वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में दो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया अर्थात ICAI के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, देवाशीष मित्रा। अभी हाल ही में कर सकते हैं, ये दो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, देवाशीष मिश्रा। अगला होगा 14वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में नासा की पार्कर सोलर प्रोब ने अंतरिक्ष से किस ग्रह के सतह के चित्र लिए हैं। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात शुक्र ग्रह का यह चित्र लिया गया है ये पार्कर सोलर प्रोब के द्वारा। यहाँ पर डिटेल जानकारी हमने लिखा है, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये वाला पॉइंट है कि पार्कर सोलर प्रोब को सूर्य के बाहरी कोरोना के बारे में अध्ययन के लिए वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था और इसरो के द्वारा वर्ष 2024 में शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए शुक्रयान 1 भेजा जाएगा। अगला होगा हमारा 15वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट बेंगलुरु ओपन ATP चैलेंजर 2022 पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ई, और यहाँ पर ये वाला सेक्शन सही है उपयुक्त में से एक से अधिक। इसके तहत दो विकल्प सही है, राम कुमार रामनाथन और साकेत माइनेनी। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तार से बता दूं कि भारत के साकेत माइनेनी और राम कुमार रामनाथन ने हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट बेंगलुरु ओपन ATP चैलेंजर 2022 पुरुष युगल का खिताब जीता है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, दोनों का आप यहाँ पर इस इमेज में भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि किन्हें हराकर इस खिताब को अपने नाम किया है। आपको बता दूं कि उन्होंने फाइनल में फ्रांस के हुगो ग्रेनियर और एलेक्सांद्रे मोलर की जोड़ी को हरा करके बेंगलुरु ओपन ATP चैलेंजर का युगल खिताब अपने नाम किया है। हमारा अगला होगा 16वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा या फिर भारतीय सरकार द्वारा एक बार फिर से चीन के कितने ऐप पर रोक लगाए जाने का निर्णय लिया गया है या फिर कितने ऐप को प्रतिबंधित किया गया है। इसका राइट आंसर होगा 54 अर्थात 54 ऐप को भारत में प्रतिबंध किया गया है। आपको ध्यान रखना, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आपको यहाँ पे बता दूं ये जो आंकड़े ये फरवरी 2022 के ये आंकड़े, हालांकि इसमें परिवर्तन भी हो सकता है, लेकिन इससे पहले आपको ध्यान रखना है, इससे पहले जो मतलब 2020 में जिसकी जानकारी यहाँ पर हमने लिखा है कि इससे पहले वर्ष 2020 में पूर्वी लद्दाख में टकराव के बाद चीन के 267 ऐप प्रतिबंधित कर दिए गए थे, लेकिन उसके बाद अभी हाल ही में 2022 में फरवरी 2022 में ये 54 ऐप को प्रतिबंधित किया गया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला होगा हमारा यहाँ पर 17वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में किसे एयर इंडिया के नए CEO एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात आपको ध्यान रखना इल्कर ऐसी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और यहाँ पर इस बारे में बता दूं कि टाटा सन्स ने तुर्की एयरलाइंस के पूर्व चेयरमैन इल्कर ऐसी को अपनी विमानन कंपनी एयर इंडिया का मुख्य कार्यपालक अधिकारी और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। ये ध्यान रखिए। अभी एक हाल ही का प्रश्न मैंने आपको बताया था जो कि यहाँ पर हमने उसकी चर्चा की है कि हाल ही में 27 जनवरी 2022 को ही टाटा ने एयर इंडिया की कमान पूर्णतः अपने हाथों में ले ली है। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और साथ साथ एक प्रश्न अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि फ्रैंक वाल्टर अभी हाल ही में जर्मनी के राष्ट्रपति बने हैं। अगला होगा हमारा यहाँ पर 18वां प्रश्न। यहाँ पर जो आप इस इमेज में देख रहे हैं यही है इल्कर ऐसी, जिन्हें कि अभी हाल ही में एयर इंडिया के नए CEO एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला होगा 18वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में भारत के बिजनेस स्कूलों की सूची में कौन सा संस्थान शीर्ष स्थान पर आया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद। आपको ध्यान रखना इस मामले में भारतीय मतलब कह सकते हैं संस्थानों की सूची में इन्हें प्रथम स्थान मिला है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें विश्व स्तर पर तो आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना जिसकी जानकारी हमने यहाँ पर लिखा है कि फाइनेंशियल टाइम्स ग्लोबल MBA 2022 की रैंकिंग में 32वां स्थान मिला है इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद को। वहीं पर अगर हम एशिया के दृष्टिकोण से देखें तो एशिया के दृष्टिकोण से मतलब इनका जो स्थान है ये है चौथा। और वहीं पर अगर हम विश्व स्तर पर इसे देखें तो ये 32वां स्थान इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस को मिला है जो कि हैदराबाद से संबंधित है। तो ये भी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर हमने ये लिखा है कि रिपोर्ट के अनुसार वेतन प्रतिशत वृद्धि के मामले में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस दुनिया में पहले स्थान पर है। यानी कि वेतन वृद्धि प्रतिशत के मामले में जो इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद है ये पूरे दुनिया में प्रथम स्थान पर है। तो ये भी कैटेगरी यहाँ से आप इसको ध्यान रखेंगे। चलते अगले 19वें प्रश्न पे। ये 19वां प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ के स्वास्थ्य मंत्री ने कैंसर से बचाव के लिए होप एक्सप्रेस की घोषणा की है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात महाराष्ट्र। आपको ध्यान रखना महाराष्ट्र सरकार ने अभी हाल ही में इस एक्सप्रेस अर्थात होप एक्सप्रेस की घोषणा की है। कैंसर से बचाव के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ग्रामीणों तक कह सकते हैं ये सेवा का लाभ मिले या कि ग्रामीणों का भी मतलब इलाज हो, इसी को ध्यान रखते हुए हाल ही में इसकी शुरुआत की गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे द्वारा कैंसर से बचाव के लिए इस होप एक्सप्रेस की घोषणा की गई। अगला होगा 20वां प्रश्न। ये 20वां प्रश्न है कि हाल ही में 4 दिवसीय मरु उत्सव कहाँ शुरू हुआ है।
इसका राइट आंसर होगा 4 दिवसीय मरु उत्सव जो शुरू हुआ है, इसका सही उत्तर है राजस्थान में। अभी हाल ही में इसकी शुरुआत की गई है। सही उत्तर है राजस्थान। राजस्थान के बारे में कुछ पॉइंट हमने यहाँ पर लिखा है, लेकिन उससे पहले बता दूं कि हाल ही में राजस्थान के पोखरण में 4 दिवसीय मरु उत्सव की शुरुआत हुई है। ये मरु उत्सव राजस्थान के पोखरण में आयोजित हुआ है और हाल ही में कह सकते हैं खादी के कपड़े से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज राजस्थान के जैसलमेर में प्रदर्शित किया गया और साथ साथ उड़ान योजना राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना। बल्कि यहाँ पर एक पॉइंट ये भी ध्यान रखें, शिक्षा उड़ान की अगर बात किया जाए तो शिक्षा उड़ान कार्यक्रम की जो शुरुआत हुई थी ये आपको ध्यान रखना बिहार में भी थी, और जबकि उड़ान योजना से पूछा जाएगा तो ये राजस्थान से संबंधित है। तो ये तमाम चीज़ें इसी तरह से आपको ध्यान रखना है। आज यहाँ पे वीडियो मैं थोड़ा फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ, इसके पीछे का वजह यह है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए और ताकि यहाँ पर आपको भी देखने में थोड़ा सा बोरिंग ना हो। और यहाँ पर चीज़ें भी बहुत ज़्यादा कंटेंट है तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ों को छोड़ रहा हूँ। अगर आपको लगे कि चीज़ें आपको नोट करना है तो वीडियो को कर सकते हैं, इसके मतलब पॉज करके इसको मतलब यहाँ पर आप मतलब नोट तैयार कर सकते हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार इसका वीडियो का मतलब कर सकते हैं, स्पीड को बढ़ा घटा सकते हैं, सेटिंग में जाइए, वहाँ पर वीडियो के स्पीड को घटा भी सकते हैं बढ़ा भी सकते हैं, वो आपके हाथ में है। चलते यहाँ पर हम अगले 21वें प्रश्न पे। हमारा 21वां प्रश्न है कि हाल ही में 15 फरवरी को वंदे भारत एक्सप्रेस के कितने साल पूरे हो गए हैं। राइट आंसर होगा 15 फरवरी 2022 को वंदे भारत ट्रेन का जो पूरा हुआ ये 3 साल पूरा हुआ है। आपको बता दूं कि 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की गई थी, लेकिन इसकी जो मतलब कह सकते हैं इसका जो निर्माण हुआ था, ये वंदे भारत ट्रेन को पहले ट्रेन 18 के नाम से संबोधित किया जाता था, फिर इन्हें ट्रेन 18 कहा जाता था। और आपको ये ध्यान रखना वर्ष 2018 में ये बनकर तैयार हुआ था, इसी वजह से कह सकते हैं इसे ट्रेन 18 नाम दिया गया था। लेकिन हालांकि इसकी जो शुरुआत हुई थी या फिर इसका जो उद्घाटन हुआ था ये 15 फरवरी 2019 को हुआ था। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये अभी हाल ही में 15 फरवरी 2022 को ये 3 साल पूरा हुआ है। केंद्रीय बजट में इनसे संबंधित एक मतलब चीजें सामने आई है। केंद्रीय बजट 2022-23 में यह प्रावधान किया गया है कि अगले 3 वर्षों में 400 नए ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना। केंद्रीय बजट की बात है तो इससे संबंधित हमने एक वीडियो चैनल पर अपलोड किया है, डिटेल जानकारी हमने आपको दिया है, इसका इतिहास क्या है और 2022-23 का जो केंद्रीय बजट रहा है इससे संबंधित डिटेल चीज़ों को हमने आपको विस्तार से बताया। आप यहाँ पर इस वीडियो को चैनल पर टॉपिक स्टडी के अंतर्गत जाकर देख सकते हैं। अगला होगा 22वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य की सेंट्रल जेल ने अपना FM रेडियो चैनल शुरू किया है। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए अर्थात मध्य प्रदेश। आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में इंदौर की सेंट्रल जेल ने अपना रेडियो स्टेशन जेल वाणी FM 18.77 शुरू किया है। आप कभी भी इसे 18.77 मत पढ़िएगा, ये मैथमेटिकली रॉन्ग है। इसे पढ़ने का सही तरीका है 18.77। पॉइंट के बाद जो भी चीज़ आएंगे उसे हम वहाँ पर इंडिविजुअल तौर पर पढ़ेंगे, तो इसी प्रकार से यहाँ पर 18.77 ही इसे पढ़ा जाएगा। और यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है इसका उद्देश्य क्या है। जो जेल वाणी FM 18.77 शुरू किया गया है इसका उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य जेल के कैदियों को दुनिया भर में हो रही घटनाओं के बारे में सूचित करने के लिए इसको मतलब शुरुआत किया गया इसकी। अगला होगा 23वां प्रश्न। यह प्रश्न हमारा यहाँ पर है कि हाल ही में उत्पादन बढ़ाने के लिए MSME ने किसके साथ समझौता किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अभी हाल ही में जो समझौता हुआ ये अमेजन इंडिया के द्वारा किया गया है। आपको बता दूं कि अमेजन इंडिया ने हाल ही में अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक जिला एक उत्पाद बाजार लॉन्च करने के लिए MSME अर्थात सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के साथ समझौता करने की घोषणा की है। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। हालांकि ये घोषणा हो चुकी है तो आप श्योर रहिए घोषणा हो चुकी है, इसी आधार पर यहाँ पे हमने इस प्रश्न को लिखा है। तो ये जो समझौता भी हुआ है ये आपको ध्यान रखना MSME और साथ साथ अमेजन इंडिया के बीच हुआ है। अगला होगा 24वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस कब मनाया गया है। इसका राइट आंसर है प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस जो मनाया जाता है 14 फरवरी को मनाया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 14 फरवरी। अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। तो आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य के मुख्यमंत्री शिक्षावृत्ति निवारण एवं पुनर्वास अभियान को अपनाया गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसकी जानकारी मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। आप चाहें तो इसे डिटेल में भी लिख सकते हैं। और जो लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे तमाम स्टडी मटेरियल को प्राप्त करना चाहते हैं, BPSC मेकर पर ये तमाम चीज़ें उपलब्ध है। आप वहाँ पर जाकर तमाम चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 50 प्रैक्टिस सेट मिलता है। ये 50 प्रैक्टिस सेट का एक सीरीज है जो कि हिंदी भाषा में ऑनलाइन फॉर्मेट पर BPSC मेकर ऐप पर उपलब्ध है। BPSC मेकर ऐप पर ये तमाम चीज़ें आपको वहाँ पर मिलेंगी, बेहतर क्वालिटी का। इसके माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे लोग हमें ज्वाइन किए हैं 67वीं BPSC CDPO आदि एग्जाम के लिए, तो आप भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और वैसे छात्र जो अभी से ही 68वीं के बारे में सोच रहे हैं तो 68वीं के बारे में भी हमने कोर्स को लॉन्च किया है, तो वहाँ पर आप इसको अभी से ही एक्सेस कर सकते हैं। 68वीं का अगर आप इसे ज्वाइन करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना अभी आपको 67वीं के लिए मटेरियल तो मिलेगा ही मिलेगा और साथ साथ 68वीं के लिए भी एग्जाम के लिए मटेरियल मिलेगा। तो डबल फायदा आपको होने वाला है। तो अपनी सुविधा के अनुसार आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी डिटेल जानकारी आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।